वर्क लाइफ बैलेंस, इनकम और एक्सपेंस के बीच बैलेंस, डाइट और एक्सरसाइज का बैलेंस, एडवेंचर और सेफ्टी का बैलेंस। ऐसे न जाने कितने एग्जाम्पल्स हैं जहां बैलेंस बनाना जरूरी हो सकता है। और इसी तरह इन्वेस्टमेंट में इक्विटी और डेट के बीच बैलेंस बनाना भी जरूरी है ताकि इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो में ग्रोथ और स्टेबिलिटी दोनों की संभावना बनी रहे। नमस्कार, आप देख रहे हैं हाइब्रिड फंड की पाठशाला एंड इन्वेस्टर एजुकेशन एंड अवेयरनेस इनिशिएटिव बाय मेरे एसेट म्यूचुअल फंड। मैं हूं पंकज मठपाल। आज इस एपिसोड में हम बात करेंगे हाइब्रिड फंड की एक ऐसी कैटेगरी की जो डायनेमिक अप्रोच ऑफ एसेट एलोकेशन फॉलो करते हुए इक्विटी और डेट दोनों के बीच बैलेंस बनाने की कोशिश करती है। जी हां, मैं बात कर रहा हूं बैलेंस एडवांटेज फंड की, जिसे हम डायनेमिक एसेट एलोकेशन फंड के नाम से भी जानते हैं। ये एक ओपन एंडेड डायनेमिक एसेट एलोकेशन फंड कैटेगरी है जो इक्विटी और डेट दोनों ही एसेट क्लासेस में इन्वेस्ट कर सकती है। इस कैटेगरी के फंड्स की खास बात यह है कि इनमें इक्विटी और डेट का रेशियो हमेशा एक जैसा नहीं रहता, बल्कि ये फंड्स मार्केट की सिचुएशन के अनुसार इक्विटी और डेट का एलोकेशन एडजस्ट करने की कोशिश करते हैं। जब इक्विटी मार्केट्स की वैल्यूएशंस रीजनेबल हों तब ये फंड्स अपना इक्विटी वैल्यूएशन बढ़ाने की कोशिश करते हैं, और जब इक्विटी मार्केट्स महंगे हों तब ये फंड्स अपना इक्विटी एलोकेशन कम कर सकते हैं। ये पूरा प्रोसेस एक रूल बेस्ड मॉडल के आधार पर काम करता है जो फंड को मार्केट कंडीशंस के हिसाब से एडजस्ट करने में मदद करता है। ये फंड्स पोर्टफोलियो रिबैलेंसिंग के लिए वेरियस वैल्यूएशंस मॉडल्स जैसे प्राइस टू अर्निंग रेशियो मॉडल, प्राइस टू बुक रेशियो मॉडल, इक्विटी मार्केट सेंटिमेंट्स इंडिकेटर्स, मोमेंटम और इंटरेस्ट रेट्स ट्रेंड्स इत्यादि फॉलो कर सकते हैं। आप शायद मेरे साथ एग्री करेंगे कि एक इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो की समय समय पर रीबैलेंसिंग जरूरी है, लेकिन जब आप खुद अपने पोर्टफोलियो को रीबैलेंस करने की कोशिश करते हैं, जैसे इक्विटी से डेट या डेट से इक्विटी में स्विच करते हैं, तो इस पर कैपिटल गेन्स टैक्स एप्लीकेबल हो सकता है। लेकिन जब फंड लेवल पर पोर्टफोलियो रीबैलेंसिंग होती है तो इन्वेस्टर्स के हाथ में इसकी टैक्स लायबिलिटी नहीं आती। ये फंड्स इक्विटी और डेट के बीच एलोकेशन डायनेमिकली मेंटेन करने की कोशिश करते हैं, और हो सकता है कि किसी एक वक्त पर एक फंड का नेट इक्विटी एलोकेशन 65% से कम भी हो, लेकिन आर्बिट्राज अपॉर्चुनिटी का यूज करते हुए ये फंड्स ग्रॉस इक्विटी एक्सपोजर 65% या उससे अधिक मेंटेन कर सकते हैं ताकि इन्हें टैक्स एफिशिएंट बनाया जा सके। मौजूदा टैक्स नियमों के अनुसार यदि किसी म्यूचुअल फंड में इक्विटी एलोकेशन उस फंड के टोटल असेट का मिनिमम 65% हो तो उस फंड की यूनिट्स को रिडीम करने पर कैपिटल गेन्स टैक्स, चाहे वो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स हो या फिर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स टैक्स, वो इक्विटी और इक्विटी ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड्स की तरह ही एप्लीकेबल होता है। इन्वेस्टमेंट में असेट एलोकेशन इंपॉर्टेंट है और बैलेंस एडवांटेज फंड्स इसे एक रूल बेस्ड तरीके से अचीव करने की कोशिश करते हैं। इन्वेस्टर्स, विशेष तौर पर वो जो लॉन्ग टर्म में कैपिटल एप्रिसिएशन की उम्मीद करते हैं लेकिन साथ ही बाजार के उतार चढ़ाव को भी मैनेज करना चाहते हैं, उनके लिए ये कैटेगरी ऑफ फंड सुटेबल मानी जा सकती है। तो ये थी कुछ जानकारी बैलेंस एडवांटेज फंड, या जिसे हम डायनेमिक एसेट एलोकेशन फंड भी कहते हैं, इस कैटेगरी के बारे में। मुझे उम्मीद है ये जानकारी आपको पसंद आई होगी। यदि इससे जुड़ा हुआ आपका कोई भी सवाल या सुझाव हो तो आप कमेंट बॉक्स में पोस्ट कर सकते हैं। हाइब्रिड फंड की पाठशाला के इस एपिसोड में इतना ही। अगले एपिसोड में फिर किसी इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ आपसे मुलाकात होगी। नमस्कार। म्यूचुअल फंड निवेश बाजार जोखिमों के अधीन है। योजना से संबंधित सभी दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ें।